नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस श्रृंखला से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी बच्चे ड्राइंग सब्जेक्ट से जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। आज की जो श्रृंखला हमारी है वो है कंपनी स्कूल, या हम जिसे कहते हैं कंपनी शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कंपनी शैली क्या है। देखिए, कंपनी शैली को जो कहा जाता है वो आपके पटना, ये पटना चित्रकला भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, पटना चित्रकला के रूप में भी हम क्या जानते हैं, आपकी कंपनी शैली को ये जानते हैं। और आपको बता दूं, ये जो पटना चित्रकला है या कंपनी शैली है, ये भारतीय चित्रकला की क्या है, एक प्रमुख शैली के रूप में है, मुख्य शैली के रूप में हम इसे जानते हैं। और ये बहुत दफे पूछा जाता है। देखिए, भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख शैली के रूप में जानी जाती है। इस शैली को अगर हम बात करते हैं, इसको फिरका शैली भी कहा जाता है। इसको फिरका शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपको बता दूं, इसे या फिर बाजार शैली के रूप में भी हम किसको जानते हैं, आपकी कंपनी शैली को जानते हैं। आपको ये स्पष्ट याद होना चाहिए कि कंपनी शैली को हम पटना शैली के नाम से भी जानते हैं, पटना चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख शैली के रूप में हम इसे जानते हैं। इसका उदय हुआ और इसको फिरका और या फिर कहें बाजार शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से हम इसे क्या है पुकारते हैं। अगर हम देखें, वर्तमान समय में देखें या तत्कालीन समय में अगर देखें तो जन सामान्य में के जो आम पहलू होते हैं ना, उन पहलुओं को कहीं ना कहीं इस कंपनी शैली ने उजागर करने की कोशिश की। देखिए, जनमानस के सामान्य चित्रणों को इस शैली के अंतर्गत चित्रांकन किया गया। पहले सर्वप्रथम ये होता है। और तो और इसमें जो चित्रकारों द्वारा जो चीजें बनाई गई थी उस टाइम पे, देखिए कंपनी शैली के अंदर या पटना शैली के अंदर जो चित्रकार हुआ करते थे, उन चित्रकारों द्वारा क्या किया जाता था, इस शैली में जो भी चित्र बनाया जाता था तो कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, तो इनके चित्रों को जो खरीद कर क्या करते थे, आपके इंग्लैंड को ये भेज दिया करते थे। और यहाँ से जो तमाम चीजें आपके इंग्लैंड में कोई भेज दिया जाते। तो आज अनुमान जितने भी कंपनी शैली से रिलेटेड जितने भी पेंटिंग हैं, आपको शायद रूप में इंग्लैंड में या उनके संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि कंपनी शैली है क्या, और जैसे हम पटना स्कूल के नाम से जानते हैं या कहीं कहीं पर ये अलग अलग रूप में इसे जाने जाते थे। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इस शैली का जो उदय हुआ था वो आपकी 16वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ, उदय माना जाता है। क्योंकि कंपनी शैली की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिशों का आगमन जब भारत में हुआ 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, भारत में इनका आगमन हुआ। तो जिस समय भारत में उस टाइम पे मुगल काल का अंतिम जो शासक था, औरंगजेब का शासनकाल यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर जब ये आए तो इन लोगों ने व्यापार की नीति से ये भारत में आए और भारत में व्यापार के लिए इन्होंने कारखाने यहाँ पर स्थापित किए। सूरत, अलग अलग क्षेत्रों में, गुजरात, अलग अलग जगहों में इन्होंने क्या करे, अपने कारखाने स्थापित करा। और धीरे धीरे करके इन्होंने जो यहाँ के जो रजवाड़े थे या अलग अलग जो रियासतें थी उनके बीच कहीं ना कहीं फूट डाल के और इन्होंने अपना साम्राज्य भारत में क्या किया, स्थापित किया। और ये शैली, हम जब कंपनी शैली की बात करते हैं, इस शैली को हम अगर कहें तो ये यूरोपीय कला शैली के रूप में भी हम इसे जानते हैं। देखिए, यूरोपीय शैली और अगर मैं बात करूं जो प्लस मुगल शैली के मिश्रण से जिस शैली का उदय हुआ उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी शैली के रूप में हम जानते हैं। कंपनी शैली के नाम से इसे प्रसिद्ध हुई। इसे हम पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये जो नाम दिया गया है कंपनी शैली, या हम कहें ये जो था कंपनी स्कूल के नाम से, ये क्या हुई, मशहूर हुई। और बाद में इस शैली को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसको संरक्षण दिया। याद रखिएगा। और इसमें कुछ विवाद भी रहे हैं। कुछ विद्वान
इसको पटना शैली कहने से क्या कतराते थे, क्यों वो कहते थे कि भैया इस शैली को पटना शैली कहना गलत है, ये नाम इसका क्या है ठीक नहीं है, क्योंकि इस शैली में इस शैली का जो प्रभाव रहा, अगर इस शैली का अगर हम प्रभाव की बात करें, शैली का प्रभाव की अगर बात करें, जो प्रभाव रहा बंगाल से सिंधु तक रहा, और पंजाब से आपके यहाँ अगर आप पंजाब से देखोगे महाराष्ट्र तक इसका क्या रहा, अब क्षेत्र फैला, देखिए महाराष्ट्र तक ये रहा। और अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर आपको नेपाल तक भी ये इसका क्षेत्र फैला हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस शैली का जो प्रभाव था ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें अंग्रेजों के साथ ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और ये जिस तरह से जिस ग्रोथ से ये बढ़ता गया, तो ये फिर पीछे मुड़ के इस शैली ने नहीं देखा, तो निरंतर ये बढ़ती हुई है। इसीलिए जो इस विद्वान जो कहा जाता था, जो विद्वानों का जो मत था कि भैया इस शैली को पटना शैली न कहते हुए इसको कंपनी शैली ही कहा जाए तो ये बेहतर है। अगर हम देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, पृष्ठभूमि क्या रही थी, थोड़ा उस पर भी हम गौर करेंगे कि भैया कंपनी शैली की जो पृष्ठभूमि क्या रही, कंपनी शैली में किस प्रकार से चीजें रही, तो आपको बता दूं। देखिए मैंने आपको कहा कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुई भारत में ये व्यापार करने की नीति से आए थे, ये उद्देश्य इनका था। और अगर मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, किस प्रकार से अपने राजनीतिक विषाद को बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं कूटनीति तरीके से इन्होंने अपना राज्य को या कहें अपना संरक्षण इन्होंने फैलाया। 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूं तो अधिकांश भागों में जब 1857 की क्रांति हो रही तो अधिकांश भागों में ब्रिटिश सरकार के क्या हो गया, अधिकार हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मुगलों का पतन के बाद जिस प्रकार से जो मुगलों के जो आश्रय में जो चित्रकार जो इनके अंदर जो कार्य करते थे, वो क्या है अपने रोजी रोटी के लिए इधर से उधर ये क्या है भटकने लगे। और इसमें से जो कुछ बड़े बड़े चित्रकार जो थे वो बड़े बड़े शहरों में जाकर बसने शुरू कर दिए। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जो कुछ ऐसे जो चित्रकार थे वो ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको क्या करा, अपने प्रोत्साहन दिया और अपने संरक्षण में उनको रखा और उनसे पेंटिंग या तमाम चीजें बनाया करते थे। उनको कहीं ना उनके जो मेहनत मजदूरी करते थे उनके एवज में उनको क्या करते थे, भत्ता वो दिया करते थे, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके। और कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के कारण क्या हुआ, कंपनी शैली के जितने भी अधिकारी थे वो अधिकारी क्या करते थे, जो जैसे भारत में पर्यटन के लिए आया करते थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें भारत में पर्यटन की जो नींव रखी है तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने रखी। तो वो क्या करते थे, भारत भ्रमण में आया करते थे। तो कहीं ना कहीं जब वो भारत भ्रमण में आते थे तो यहाँ पर जो चित्र आर्टिस्ट होते थे उनसे कहीं ना कहीं वो अपने पोर्ट्रेट या चित्र बनाया करते थे। तो उस समय लोगों के पास क्या होता था, कैमरा नहीं होता था, तो इसके कारण से वो अपनी पेंटिंग बनाए। कि आपको पता है कि मुगल काल में किस प्रकार से शानदार स्थापत्य कला का यहाँ पर भव्य भवन का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जिस प्रकार से स्मारक थे या उनको किस प्रकार से जो यहाँ के अंग्रेज शासक थे तो वो कहीं ना कहीं ये घूमने के लिए आया करते थे, तो उनके चित्र ये बनाया करते थे। अगर आपको मैं विस्तार से समझाऊं तो आपको ये समझना होगा कि कंपनी शैली पटना शैली की अगर हम बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में मुगल चित्रकारों के जो चित्रकार हुआ करते थे वो जो ब्रिटिश चित्रकारों की यहाँ पर क्या जो कला थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावित ये हमारे जो मुगल चित्रकार थे या हिंदू चित्रकार थे वो ब्रिटिशरों के जो चित्रकारों से बहुत ज्यादा क्या होते थे, उनके आर्ट से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। और उनकी कला में जिस प्रकार से यूरोपीय शैली का यूरोपियन तत्वों का क्या था, बहुत अधिक प्रभाव या कहें उनके शैली में बहुत अधिक उनका मिश्रण हमें देखने को मिलता था। तो इस प्रकार से जिस शैली का उदय हुआ, एक नई शैली का विकास हुआ, जो शैली आपकी यूरोपीय शैली की अगर बात करें, मुगल शैली के मिश्रण से जिस शैली का उदय हुआ, जो निर्माण हुआ, हम उसे कंपनी शैली के रूप में जानते हैं। और देखिए कंपनी शैली के रूप में जानते हैं, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जब भारत में अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में जब भारत में इंग्लैंड से जब भारत आए तो भारत में जिस प्रकार से इन्होंने व्यापार की नीति से या उनके अपने कारखाने वो स्थापित करने के लिए यहाँ आए, तो इस संबंध में अगर हम बात करें जो भी ब्रिटिश अधिकारी भारत भेजे गए थे उस टाइम पे, उन्होंने अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी
के आरंभ से अगर बात करें, जब हम 17वीं शताब्दी के आरंभ की अगर हम बात करते हैं तो आपके सूरत हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, और इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या करी, अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करी, या कहीं इन्होंने व्यापारिक कंपनियां को या कहीं अपने कारखाने यहाँ पर स्थापित करने करे। आपको एक चीज और बता दूं, जब इन्होंने अपनी कोठरियां या अपने जो व्यापारिक कारखाने जब स्थापित करे, तब पश्चात क्या हुआ, गोलकुंडा, एक नाम याद होगा आपको अगर आपने पढ़ा होगा, गोलकुंडा हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में क्या करा, कंपनी ने अपने पैर यहाँ पर पूर्ण रूप से जमा लिए थे, कहीं मजबूती के साथ इन क्षेत्रों में क्या होगी, खड़ी होगी थी। आपको पता है कि जैसे आप अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो बंगाल हो गया और मद्रास हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इन तीन क्षेत्रों में उस टाइम पे क्या रहा करते थे, इनके गवर्नर ये रहा करते थे। तो बाद में तीनों को मिश्रण करके बंगाल का जो गवर्नर, संयुक्त गवर्नर ये बना दिया गया था, ठीक है। तो ये क्षेत्रों में ब्रिटिशरों का क्या हो गया था, प्रभुत्व का अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत अधिक इन लोगों का आधिपत्य है, इन्होंने अपनी जड़ें यहाँ पर जमा दी थी, और यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी के जो कारखाने थे उनको स्थापित कर दिया, और अपनी जो कोठरियाँ थे उनको सुसज्जित तरीके से यहाँ पर किलेबंदी तरीके से इन्होंने किलों पर वो निर्माण कर दिया, किलेबंदी इनके द्वारा कर दी गई। और भारत में जितने भी स्थानीय तौर पर जितने भी रजवाड़े हुआ करते थे, जो नरेश हुआ करते थे, उनके बीच इन्होंने क्या कर दी, कहीं ना कहीं फूट डाल दी, उनके बीच लड़ाई झगड़ा करवा दिया। तो इनका पहले से एक नारा बहुत ज्यादा फेमस रहा, फूट डालो और राज करो की नीति इनकी ये थी। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से यहाँ पर मुगल काल के टाइम पे जो स्थानीय रजवाड़े हुआ करते थे, जो स्थानीय क्षेत्र में जो शासक हुआ करते थे, जो उनकी रियासत हुआ करती थी, तो इन क्षेत्रों में भी इन लोगों ने इनके बीच क्या करे, कहीं ना कहीं फूट डालकर ये जो फूट की जो नीति थी उसके तरीके से इन्होंने क्या करा, धीरे 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 करके ये सत्ता को हथिया लिया। और अंततः हम अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो गया, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, तो आपने एक जिगरा आता है 1857 का, ठीक है, 1857 का ये जिगरा आता है। 1857 में भारत के जितने भी भूभाग में अगर बात करूं, 1857 में अधिकतर जो भूभाग था उसमें ब्रिटिशरों का क्या था, सत्ता यहाँ पर आ गई थी, कहीं उनके शासन उनके सीधे हाथ में ये चला गया। और जो भी राजाओं के जो रजवाड़ा हुआ करते थे, उन रजवाड़ों में जो भी आर्टिस्ट रहा करते थे वो क्या हुए, वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गए। तो कहीं ना कहीं वो जो आर्टिस्ट थे, तो जो चित्रकार थे, वो इधर उधर क्या हुआ, भटकना शुरू हो गए। इनमें से कुछ मैंने पूर्व में आपको बता दिया था, इसमें से कुछ चित्रकार क्या हुए, बड़े बड़े शहरों में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेट का जो सवाल था, परिवार का जो सवाल था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पेंटिंगों को बनाकर जिस प्रकार से राजा उनको चीज़ें प्रदान किया करता था, उनको जो अपने महल में जिस प्रकार से ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया करता था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब उनसे छीन गई। तो अब वो अपने जीवन यापन के लिए क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो शहरों की तरफ बढ़ने शुरू हुए, और कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ जुड़ गए, उनकी पेंटिंगें बनाने लग गए, और उनकी छत्र छाया में रहने लगे। और ये जो कलाकार थे ना, भारतीय जनमानस के जीवन के, और अगर हम कहें भारतीय जो दृश्यों की जो नौसंगी सौंदर्य है भारत में, जो हिमालय हो गया, आपके पहाड़ों की अगर हम बात करें, जो यहाँ की छटाएं हैं, तो ग्रामीण जनजीवन को जिस प्रकार से इन चित्रकारों ने अपनी पेंटिंगों के माध्यम से जल रंग में जिस प्रकार से उकेरा। और अगर हम बात करें तो टेम्परा में भी इन्होंने क्या करे, उस समय चित्र बनाए, और वो क्या करते थे, उस टाइम पे ये चित्र बनाकर वो क्या करते थे, आपको ये पता होना चाहिए, ये बेचा किया करते थे, ठीक है। और बेचा ये किया करते थे, तो इसमें क्या होता था, जब ये बेचा करते थे तो उसके बाद जो चीजें उभर के समक्ष आई, तो अपने जीवन यापन करने के लिए तो चित्र बनाते थे, वो चित्रों को बेचा किया करते थे। तो उन चित्रों को जैसे सैन्य अधिकारी जो होते थे, या व्यापारी जो होते थे, या फिर कहें जो अधिकारी गण हुआ करते थे, तो इनके चित्रों को उस समय वो क्या करते थे, खरीदा करते थे, और अच्छे अच्छे दामों में से खरीदा करते थे। तो ये अपने परिवारजनों को ये क्या करते थे, इंग्लैंड इन चित्रों को भेजा करते थे, ठीक। उस टाइम पे फोटो
कैमरे का जमाना नहीं था, तो अपने मनोरंजन का जो साधन थे इसी प्रकार के थे। तो अधिकांश जो चित्र बहुत शानदार बने थे कंपनी शैली के, तो उन कंपनी शैली के जो चित्र थे वो आज आपको बोस्टन संग्रहालय, अलग अलग संग्रहालयों में इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी शैली के अधिकांश चित्र वहां बनाए क्योंकि भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए, तो वो सभी जो चित्र थे वो आपको देखोगे तो आपके इंग्लैंड में ये सुरक्षित है। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी के जब अंतिम दौर की अगर हम बात करें तो अंतिम वर्षों में क्या हुआ, बंगाल में मुर्शिदाबाद है एक जगह बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। मुर्शिदाबाद से आकर कुछ कलाकार क्या हुए तो पटना में ये रहने लगे। अब बंगाल में जो मुर्शिदाबाद से कुछ कलाकार क्या है ये आपके पटना आने शुरू हो गए हैं, कुछ यहाँ पर रहने शुरू कर दिए, और उनमें से पटना चित्रकला का कोई भी महत्वपूर्ण उस समय केंद्र नहीं था। जो पटना था उस समय 18वीं शताब्दी में ये जो पटना चित्रकला का जो क्षेत्र था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का चित्रकला के केंद्र में महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, इसमें कोई अपना अस्तित्व नहीं था। और यहाँ के जो चित्रकार थे, जो अधिकांश जो चित्रकार थे, मुर्शिदाबाद में कठिनाइयों के कारण से क्या हुआ, ये पटना आ गए। ठीक है, मुर्शिदाबाद में जो बंगाल में है, तो वहां पर किस प्रकार से जो राजनीति उथल पुथल जब हुई होगी तो कहीं ना कहीं चित्रकारों को मुसीबतें झेलनी पड़ी होंगी। तो ये चित्रकार पटना आए, और पटना में पटना से आजमाबाद एक जगह है, आजमाबाद उसको कहते थे उस टाइम पे, तो वहां पर कुछ चित्रकारों ने क्या करा, अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करा, और 17वीं शताब्दी में इन्होंने चित्रण करना यहाँ पर प्रारंभ करा। और यहाँ पर कोई भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई स्थानीय शैली का यहाँ पर विकास नहीं हो सकी थी। कहाँ पर, आपकी जो आजमाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्थानीय चित्रकला की क्या हुई थी, यहाँ पर उत्पत्ति नहीं हुई, या कहें वो फली फूली नहीं थी उस टाइम पे। धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद में 18वीं शताब्दी की अगर बात करूँ बच्चों, 18वीं शताब्दी में क्या, मुर्शिदाबाद में अनेक चित्रकारों ने क्या करा, यहाँ पर जो व्यक्ति चित्रण होता था ना, चाहे दरबारी चित्रण की बात करूँ या फिर दृश्य चित्रण या प्रकृति दृश्य चित्रांकन की बात करूँ या रागमाला के चित्रण, यहाँ पर क्या हुए थे, यहाँ पर चित्रों में ये व्यक्त किया करते थे। इन चित्रों के द्वारा रागमाला आदि के जो चित्र हुआ करते थे उनको भी व्यक्त किया था। 1756 की बात करूं तो यहाँ पर एक नवाब हुए थे, नवाब अलवर्दी करके, अली वर्दी, देखिए उसका नाम है अली वर्दी। ये क्या था, यहाँ का जो नवाब था खां, अली वर्दी खां था। ठीक है, ये खां था। इसकी मृत्यु से जो मुर्शिदाबाद के जो जितने भी चित्रकार थे, तो उन चित्रकारों को क्या करा, बहुत बड़ा धक्का यहाँ पर लगा। और उनके जीवन में, उनके जो जीवन काल में भी अफगानों और साथ अगर मैं कहूँ जिस प्रकार से मराठाओं के बीच में जिस पे युद्ध रहे, या कहें उस नदी से उस पार ये शहर को लूटा जाता था, तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ करता था, उसका जो सिराज दौला करके उसका नाम था, 1756 से अगर हम बात करें, 1756 से 1756 से 1757 के बीच में जो मीर गाफर था, 1757 से 1771 के समय में इसका शासन रहा। समय और राज्य की जो दशा थी उस समय बहुत ज्यादा क्या हुई थी, दयनीय हो गई थी, बिगड़ गई थी। चित्रकारों को नए आश्रय की खोज के लिए क्या हुआ, इधर उधर जाना इनके लिए बाध्य हो गया था। ये मिडिल आर्चर का एक विचार आता है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा, एक मिडिल आर्चर हैं, उनके विचार का अगर हम बात करें 1717 में लगभग अगर हम कुछ कयास ऐसे लगाएं, जो कार्यस्थल की अगर बात करें, जो चित्रकारों ने क्या करा, पटना की ओर इन्होंने अपना मूड बनाया, और उस समय यह व्यापारिक केंद्र के रूप में क्या था, समृद्ध था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी जो कंपनी को स्थापित किया था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी का जो शासन था वो बहुत शानदार तरीके से उस समय पनपा हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इससे आगे का जो चैप्टर है या इससे आगे का जो टॉपिक है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से चीजें घटित हुई। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।